हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हूँ। आज कोई टेस्ट सीरीज नहीं होगी। आज हम देखेंगे जो सामान्य हिंदी कवि परिचय का एक खंड दिया गया है आपका पूर्व सिलेबस में, और पूर्व सिलेबस आपके सभी एग्जाम्स में लागू है। जैसे कि पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, या मैं बोलूँ फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका कवि परिचय से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और यहाँ पर कवि परिचय में आपका पद्य खंड और गद्य खंड है। तो गद्य खंड में एक महत्वपूर्ण कवि या साहित्यकार माने जाते हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। वैसे तो साहित्यकार ही मैं इनको मेंशन करूंगा, क्योंकि उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, बंदी रक्षक का एग्जाम है, इसमें सेम यूके ट्रिपल एससी की तरह यूके पीएससी ने पूर्ववत सिलेबस रखा हुआ है, जिसमें कवि परिचय से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण ये सेशन हो जाता है। केवल की पॉइंट की बात करेंगे। वैसे एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तथ्य आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एडिशनल फैक्ट हैं इसमें, इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जो कि कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इनके बारे में डिटेल वीडियो देखनी है तो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार में जाइए, वहां पे आप देख लेंगे रचनाएं वगैरह और इनका जीवन परिचय। लेकिन फिर भी एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं। मुंशी प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1880 में। और जन्म स्थान था इनका लमही नामक प्लेस था। और लमही नामक जो ये प्लेस है वाराणसी के नज़दीक, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेता है। मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था क्या था, तो धनपत राय या धनपत राय, धनपत श्रीवास्तव भी ये लिखते थे। बाद में इन्होंने नाम बदला और नवाब राय बनारसी के नाम से लिखा है, ठीक है। तो बाद में नवाब राय बनारसी के नाम से लिखने लगे। और अधिकांश रचनाएं जो इनकी आरंभिक रचनाएं थी या प्रारंभिक रचनाएं थी वो किस में थी, उर्दू में थी। तो धनपत राय को जो प्रेमचंद नाम दिया था, देखिए ऐसे ही की पॉइंट इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा में, मुंशी प्रेमचंद जो नाम दिया गया था धनपत राय को, किसने दिया था, या मुंशी प्रेमचंद जो नाम आया किसके द्वारा दिया गया। जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए ना, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है, ठीक है। कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा है। तो ये सभी पॉइंट बन जाते हैं एग्जाम में। ये बोल सकते हैं कि हम एक ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये फैक्ट हम पढ़ नहीं पाते एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन वहाँ दिख जाते हैं। तो इसीलिए की पॉइंट वाली वीडियो आपके लिए लाई गई है। तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया, उर्दू के उस समय के एक मशहूर लेखक थे दया नारायण निगम, उन्होंने धनपत राय को प्रेमचंद बोला। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी, देखिए ये महत्वपूर्ण है। आपको पता है प्रेमचंद का उपनाम तो उपन्यास सम्राट है, आ जाएगा, लेकिन किसने दी, कभी क्वेश्चन बनेगा तो फिर नाम आएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही सबसे पहले प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि जो इनके उपन्यास थे ना, ये उस समय के आम जीवन, जो आम जनमानस थे उनके जीवन से जुड़े, उनकी जो व्यथाएं थी, पीड़ाएं थी, उस समय का जो समाज चल रहा था, आदर्शों यथामुखी, इन्होंने मतलब यथामुखी आदर्शनवाद होता है ना, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो उस पर आधारित इनकी सभी रचनाएं थी। मतलब पात्र जो होता था, कैरेक्टर जो होता था, उस कैरेक्टर को अंत तक बिल्कुल अपने ही वजूद में रखकर ये पूरी रचनाएं करते थे। तो अभी हम जानेंगे जो यथार्थवादी, जो आदर्शोन्मुख मैं बात कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से हम जान लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो प्रेमचंद्र के जितने भी उपन्यास लिखे गए वो मूल उर्दू में लिखे गए, बाद में उनका ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे इस तरफ मूल उर्दू उपन्यास और हिंदी रूपांतर उनका क्या है। तो जैसे बात करें असरार मवाविद, तो असरार मवाविद का हिंदी अनुवाद किया गया देवस्थानम रहस्य। हम खुरबा व हमसवा विवाह अर्थात दो राखियों का, प्रेमा अर्थात दो राखियों का, ठीक है। किसना नाम का जो उपन्यास है वो गबन है। देखिए गबन जो उपन्यास था वो मूल रूप में किसना नाम से लिखा गया था उर्दू में। ऐसे ही बात करें वरदान जो उपन्यास था, वरदान उपन्यास को मूल रूप से उर्दू में जलवाए इसार के नाम से इन्होंने लिखा था, ठीक है। बात करते हैं सेवा सदन, तो सेवा सदन उपन्यास का जो मूल नाम था वो था बाजार ए हुस्न, उर्दू में। सभी का ट्रांसलेशन किया बाद में इन्होंने, ठीक है। और प्रेमाश्रय की बात करते तो इसका नाम था गोसाएं आफियत। और रंगभूमि भी इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास है। तो रंगभूमि उपन्यास को चौगाने हस्ती नाम से लिखा था इन्होंने पहले, ठीक है, बाद में ट्रांसलेशन किया इन्होंने। और सबसे ज़्यादा फेमस इनका उपन्यास की बात होती है तो फिर हमारा जो आता है वो गोदान है,
जो कि जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बनते, कैरेक्टर भी पूछ लेते कभी कभी उसके अंदर के गोदान के कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको कभी फ्री टाइम मिलता है ना, तो अपने जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं उनकी जो उपन्यास हैं, कहानियां हैं, उनको पढ़िए आप। उससे एक बहुत अच्छी सामाजिक नॉलेज तो मिलती है, साथ ही एग्जाम में भी हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बड़ी जल्दी माइंड में क्लिक होती है चीज़ें। ठीक है, बाकी देखिए, आप अगर आप सामान्य हिंदी कवि परिचय की ई बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ई बुक में आपकी यूके SSSC के अंतर्गत जितने भी हमारे कवि दिए गए हैं गद्य खंड और पद्य खंड के, उनके बारे में, उनकी रचनाएं, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्टों का समावेश किया गया है। तो ये अगर हिंदी की कवि परिचय ई बुक लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था। तो प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास था वो था असरारे मवावित। महत्वपूर्ण है, बन सकता है क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास निम्न में से कौन सा था, तो इनका पहला उपन्यास हो जाएगा असरारे मवावित। प्रेमचंद का जो पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है वो है सेवा सदन। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रौढ़ मतलब मैच्योर बोल सकते हैं। जो इन्होंने पहला उपन्यास लिखा असरारे मवावित, देखिए कोई भी राइटर होता है या आप कल के दिन किसी भी जॉब में जाएंगे ना, आप स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा एफिशिएंट तो नहीं हो पाएंगे जॉब में। धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखेंगे ना। आप ग्राम विकास अधिकारी बनते हैं, अगर आप पटवारी बनते हैं तो पहले ट्रेनिंग होती है। तो वैसे स्टार्टिंग जो नोवेल था इनका वो तो असरारे मवावित था, लेकिन जो प्रौढ़ उपन्यास की बात करते हैं, बोल सकते हैं कि एकदम मैच्योरिटी से जो इन्होंने लिखा, तो वो था सेवा सदन। ठीक है, अगला देखिए, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। ये भी महत्वपूर्ण की पॉइंट बन गया। क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जाम में कि प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा कायाकल्प, जो कि 1926 में इन्होंने लिखा था। 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। तो रूठी रानी भी इनका ही एक ऐतिहासिक उपन्यास है। क्वेश्चन ऐसे भी बनाता है यूके SSSC। प्रेमचंद द्वारा रूठी रानी नामक जो उपन्यास लिखा गया, ये किस प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका ऐतिहासिक उपन्यास है या उस समय की जो सामाजिक पीड़ाओं पर आधारित उपन्यास है। तो आपको पता होना चाहिए ऐतिहासिक मतलब इतिहास के पात्रों को उठाकर रचित किया गया उपन्यास होगा रूठी रानी। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नांकित है। तो कुछ इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य 1905 में लिखा, और इसकी जो विषय वस्तु थी मंदिर और तीर्थ स्थानों में जो भ्रष्टाचार पाखंड फैल रहा था, उसकी आलोचना इस उपन्यास के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। मैंने आपको क्या बोला, मुंशी प्रेमचंद इसलिए फेमस हुए थे उस टाइम पे क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ही पहला वो उपन्यासकार हुआ उस दौर का जिसने सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ चली थी, पाखंड चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, उस समय साहूकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे, उन पर बेस्ड नोवेल और स्टोरी लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी, इसलिए फेमस हुए थे वो। ठीक है, इसलिए तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको। अगला उपन्यास है प्रेमा, 1907 में आया, और इसकी विषय वस्तु थी हिंदुओं में विधवा विवाह की जो समस्या का चित्रण हो रहा था। ठीक है, यानी कि आपको पता है हिंदुओं में विधवा विवाह करना उस समय बहुत कठिन था। मतलब बहुत से ऐसे रूल बनाए गए थे कि कोई अगर हिंदू स्त्री जो है विधवा हो जाती तो पुनर्विवाह करना उसमें पाप है, ऐसी वैसी उसमें भ्रांतियाँ फैली थी। तो उस पर आधारित ये प्रेमा उपन्यास था। इसके बाद बात करते हैं सेवा सदन। सेवा सदन 1918 में इनके द्वारा लिखा गया था, और इसकी जो विषय वस्तु थी इसमें वेश्या जीवन से संबंधित समस्याओं का चित्रण हुआ था। यानी कि कोई जो प्रोस्टिट्यूशन में होते हैं तो उनसे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उसकी लाइफ होती है, उस पर रिलेटेड ये पूरा नोवेल था। अगला उपन्यास आया वरदान 1921 में। इसमें उसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया था। यानी कि प्रेम एवं विवाह, इसमें साफ पता है अलग गोत्र की बात की होगी, अलग जाति का प्रेम की बात की इन्होंने रखी होगी उपन्यास के अंतर्गत। अगला उपन्यास आया प्रेमाश्रम, 1922 में पब्लिश हुआ था। इसकी विषय वस्तु थी औपनिवेशिक शासन में जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण। देखिए, मैं बता चुका हूँ आपको उस समय जमींदारों का क्या रोल था और किस प्रकार से वो किसानों का शोषण करते थे, इन सभी बातों का उल्लेख है प्रेमाश्रम में। रंगभूमि बहुत ही फेमस इनका एक उपन्यास है, 1925 में पब्लिश हुआ। रंगभूमि में पहली बार इन्होंने देखे औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण किया है। यानी कि औद्योगिकरण जो उसमें हो रहा था ब्रिटिश काल में, हमारा पूंजीवादी जो थे वो हमारा शोषण कर रहे थे गरीब लोगों का, अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे थे, और भारतीय जो शिक्षित भारतीय थे ना, उनकी भी चरित्रहीनता, यानी कि वो अंग्रेजों के साथ हो जा रहे थे। जो जितने भी वेल एजुकेटेड इंडियन थे वो गवर्नमेंट जॉब ले रहे थे उसमें ब्रिटिश शासन में, और अपने ही देश के जो लोग थे उनके साथ वो कदम बढ़ा के नहीं चल रहे थे। यानी कि जॉब मिल गई तो अंग्रेजों के चाटुकार बन जा रहे थे वो। ठीक है, तो उन सभी बातों का इसमें विश्लेषण हुआ है रंगभूमि उपन्यास में। इसके बाद कायाकल्प आता है 1926 में, और इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है।
अगला उपन्यास है निर्मला, 1927 में पब्लिश हुआ, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन कभी भी कितनी भी डेप्थ में बन जाए ना, आप आंसर कर पाएंगे। प्रेमचंद का निम्न में से कौन सा उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है? तो आपको याद आ जाएगा निर्मला उपन्यास है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जाम में कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है? तो फिर आपको याद आ जाएगा प्रेमाश्रम। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे बिल्कुल। ठीक है, अगला देखिए गबन। गबन बहुत महत्वपूर्ण है। तो गबन में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। ठीक है, तो मध्यम वर्गीय जीवन जो होता है, मिडिल क्लास की लाइफ कैसी होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, कैसे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, इन सभी बातों का वर्णन है गबन में। इसके बाद कर्मभूमि की बात करते हैं, 1933 में पब्लिश हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा इसमें रखी गई है। ये महत्वपूर्ण जाता है। देखिए मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश मिलता है? तो कर्मभूमि आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है मुंशी प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाला उपन्यास गोदान, जो कि किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्याओं का अंकन करती है। तो पूरा किसान कृषक संस्कृति का महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कृषकों की जो पूरी उस समय की ट्रेजेडी थी, किस प्रकार से वो जमींदारों से, साहूकारों से ऋण लेते थे और उसके बाद वो शोषित होते रहते थे। ठीक है, तो ये सभी बातें उल्लेखित की गई हैं गोदान नामक उपन्यास में। मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे मुंशी प्रेमचंद, लेकिन इसी दौरान इस उपन्यास को लिखते लिखते इनका देहांत हो गया था। तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? ऑप्शन आ जाएंगे तो मंगलसूत्र आपने याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में कुछ। तो प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। तो जैसा कि मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था, तो यही मैं आपको बताऊंगा। देखिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखन परंपरा क्या होती है। तो प्रेमचंद इसलिए फेमस हुए थे दोस्तों, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इतने सारे उपन्यास इन्होंने लिखे थे। उस समय जो भी समाज में कष्ट थे, पीड़ाएं थी, जो भी शोषण नीतियां हो रही थी, किसानों का दर्द हो या साथ ही ब्रिटिश शासन का जुल्म हो, मतलब पूरे सामाजिक बंदिशों पर, पीड़ाओं पर आधारित इनके उपन्यास थे। यानी कि जैसा मतलब सेम टू सेम बोल सकते हैं। तो उन्हीं समस्याओं का अंकन इन्होंने किया था अपनी लेखन शैली में। ठीक है, और इसी परंपरा को, इसी लेखन शैली को कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखन परंपरा। अब यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है आपके आगामी एग्जाम में, निम्न में से किस साहित्यकार ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा को विकसित किया था? ऑप्शन आ जाएंगे आपके, मन्नू भंडारी, मुंशी प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अब आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन शैली क्या होती है उसके बारे में एक संक्षिप्त डिस्कशन करेंगे। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ का चित्रण करते हुए भी यह आदर्श की स्थापना पर बल दिया जाता था। यानी कि हमेशा जो स्टोरी होगी, जो भी उपन्यास होगा या कहानी होगी, उसमें यथार्थ का चित्रण, यथार्थ का मतलब होता है एज इट इज, यानी कि जैसा है। ठीक है, मतलब कोई भी उसमें काल्पनिक चीजें नहीं होंगी, लेकिन कैरेक्टरों के आदर्श पर बल दिया जाता था हमेशा। यानी कि जो कैरेक्टर होगा ना, स्वाभाविक जो कैरेक्टर होगा, उसकी स्वाभाविकता भले उसमें नष्ट हो जाए कैरेक्टर की, लेकिन फिर भी अपने पात्रों को वो आदर्श तक पहुंचाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। इनकी एक कहानी है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा हमने पढ़ी है अपनी क्लासेस में, और आपने भी शायद पढ़ी। तो नमक का दरोगा में एक कहानी दिखाई जाती है। उस समय के जो धनवान सेठ होते हैं वो नमक का व्यापार करते हैं इलीगल तौर पे, और एक नए वहाँ पे रंगरूट आते हैं, मतलब रिक्रूट हो गए एक नए मतलब दरोगा आते हैं। तो वो दरोगा क्या करते हैं, वो धनी सेठ की बैलगाड़ियों को सीज कर देते हैं एक रात में। उसके बाद वो सेठ उनके पास जाते हैं और रिश्वत वगैरह की पेशकश करते हैं, बड़ी पोस्ट, अपने पास बहुत चीज़ों की पेशकश करते हैं, लेकिन वो ठुकरा देते हैं। वो उनकी गाड़ियों को सीज कर देते हैं, बैलगाड़ियों को। ठीक है, फिर भी वो झुकते नहीं। और फाइनली क्या होता है, जो सेठ होता है वो उनकी ईमानदारी से इतना प्रभावित होता है, वो उनके सामने झुक जाता है। हालांकि वो अपनी नौकरी से सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेठ पैसे वैसे यूज करते हैं। तो सस्पेंड होने के बाद वो सेठ वापस जाता है नमक के दरोगा के पास और उनसे माफ़ी मांग कर बोलता है। उनकी ईमानदारी से इतना प्रभावित होता है कि बोलता है कि जितना भी मेरा काज काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। ठीक है, अगर आप नमक का दरोगा पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये परंपरा थी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, इसमें यथार्थ का चित्रण करते हुए भी आदर्श की स्थापना पर हमेशा जोर दिया गया।
प्रेमचंद के द्वारा, भले ही चरित्र की स्वाभाविकता नष्ट हो जाए, यानी कि जो ओरिजिनलिटी है ना कैरेक्टर की वो खत्म हो जाए, भले वो अंदर से बुरा हो, लेकिन अंत में ही दिखाया जाएगा कहानी में कि वो एक आइडल बन सके, आदर्श, यानी कि ऑनेस्टी दिखाई जाएगी, कहीं पे दान पुण्य दिखाया जाएगा, कहीं पे कैरेक्टर का ये दिखाया जाएगा कि कैरेक्टर जैसा स्टार्टिंग में था फाइनल तक वैसा ही रहता है, वो बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं आते, जैसे कि नमक के दरोगा में हम देखते हैं, ऐसे गोदान में हम देखते हैं इनके उपन्यास में, ठीक है, और पूस की रात में हम देखते हैं, जो पूस की रात इनकी फेमस कहानी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ठीक है। तो प्रेमचंद्र अपने पात्रों को हमेशा आदर्श तक पहुंचाते अवश्य हैं। प्रेमचंद की कला का चरमोत्कर्ष उनके अंतिम उपन्यास गोदान में दिखाई देता है, ठीक है। तो गोदान उनका अंतिम उपन्यास है, इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट आया था, इनका मंगलसूत्र जो था ना 1948 में अधूरा रह गया था ये, हालांकि प्रेमचंद की जो मृत्यु हो गई थी वो 1936 में ही हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे तिथि का हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो रहा, मंगलसूत्र इनका उपन्यास जो है वो अधूरा जरूर है, इस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण की पॉइंट थे उनको जान लिया। प्रेमचंद की कला का चरमोत्कर्ष उनके अंतिम उपन्यास में दिखाई देता है गोदान में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन बना था 2018 यूके SSS एग्जाम में कि कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहा जाता है, तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूँ, इनकी अगर उपन्यास की प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं क्वेश्चन बनता है, तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। और वहीं बात करें इनकी प्रमुख कहानियां कौन सी, अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं, तो प्रमुख कहानियों में आ जाता है इनका पूस की रात। पूस की रात तो आपको याद होगा, हमारी क्लासेस में भी था पूस की रात, जिसमें हल्कू एक कैरेक्टर होता है, उसका कुत्ता होता है खेत में, बहुत ठंडा होता है, उसको पत्तियाँ जलाता है वो, ठीक है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसके अलावा बात करूँ मैं नमक का दरोगा, इनकी बहुत फेमस कहानी है, पॉपुलर कहानी है। अमृत हो गया, पंच परमेश्वर इनकी बहुत फेमस कहानी है, ईदगाह है। और इसके बाद बात करें दो बैलों की कथा भी बहुत फेमस है, ठाकुर का कुआं, कफन, कफन भी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, ध्यान रखें, कफन नामक जो कहानी है, कप्तान साहब, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं जो आपको हमेशा याद रखनी होंगी, एग्जाम में बनते हैं ये। उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानियों की बात करें फेमस तो पूस की रात, अमृत, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, कप्तान साहब, पंच परमेश्वर, कफन, ठाकुर का कुआं, बहुत से हैं। अभी कहानियाँ तो देखेंगे बहुत लिस्टेड है, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ ही याद करनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए मुंशी प्रेमचंद पर एक साहित्य संस्थान भी है, प्रेमचंद साहित्य संस्थान। तो प्रेमचंद साहित्य संस्थान की मैं बात करूँ, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, कभी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, प्रेमचंद साहित्य संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं 1980 में, देखिए इन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रेमचंद पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 1980 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये था मुंशी प्रेमचंद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। और पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इनसे जुड़े जो अन्य जीवन परिचय, इनकी जो प्रमुख रचनाएं, उन पर पहले से ही वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार में उत्तराखंड वाले हैं, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार में जितने हिंदी में यूके SSS सिलेबस में दिए गए हैं उन कवियों पे वीडियो है। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए इन पे तो आप हमारी ई बुक ले सकते हैं, ये सामान्य हिंदी कवि परिचय की, ठीक है। इस ई बुक में आपको यूके SSS के सिलेबस में जितने भी हमारे कवि परिचय में गद्य खंड और पद्य खंड में कवि दिए गए हैं, उनसे संबंधित उनकी जीवन रचनाएं, उनके जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनको मिले हुए सम्मान और उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण की पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो वो बुक भी आप ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ई बुक का सामान्य हिंदी कवि परिचय, इसी नाम से, इसी टाइटल से उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज मुंशी प्रेमचंद। कैसा लगा आज का टॉपिक आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही जितने अन्य टॉपिक हैं, यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, जीके की टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स, उत्तराखंड के वरियस टॉपिक, वो आप कंटिन्यू रहेंगे। आप सभी लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9760040434, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।